क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गया या फिर नकली प्रोडक्ट्स ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया? भ्रामक विज्ञापनों और फेक रिव्यूज़ का जाल कितना खतरनाक हो सकता है, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है? सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि आपकी सेहत और हाइजीन पर भी समझौता हो रहा है। आज नेशनल कंज्यूमर डे है और ऐसे मौके पर हम कंज्यूमर से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे अगर आपके साथ भी इस तरह का धोखा होता है तो आपको क्या करना है, आपके अधिकार क्या हैं। आइए शुरू करते हैं आज का शो। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं निधि खरे जी का, जो कि सचिव हैं कंज्यूमर अफेयर्स मामलों की। बहुत बहुत स्वागत है निधि मैम आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं जहांगीर गाई सर, जो कि जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। गाई सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिजॉन मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, जाने माने कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। मिश्रा सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निधि मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। स्वाभाविक है, आप लोगों ने बीते कुछ दिनों में कंज्यूमर के हक में कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन उनके प्रभाव की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि जितने कदम उठाए जाएं उतने नाकाफ़ी से लगते हैं। आप लोगों का अभी असेसमेंट क्या है मैम? ग्राहकों की जो समस्याएं, ख़ास तौर से आज हम क्योंकि डार्क पैटर्न पे बात कर रहे हैं, आप लोगों ने कुछ नए इनिशिएटिव भी लिए हैं इस पूरे मसले को लेकर। जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति डैशबोर्ड, ई मैप पोर्टल, बहुत सारी चीज़ें आपने नई की हैं। थोड़ा सा बताएं मैम, आपका असेसमेंट इस वक्त क्या है? कहाँ कहाँ अभी भी चुनौतियाँ बची हुई हैं? देखिए, जिस तरह से बाजार में ई कॉमर्स का जो प्रेजेंस है वो बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से ई कॉमर्स के द्वारा तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई टूल्स के द्वारा जो हमारे उपभोक्ता हैं उनकी चॉइस को मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन सामान्य ग्राहक इसको समझ नहीं पाता और इस कारण से वो कई बार उसे धोखे में कुछ चीज़ें या तो खरीदनी पड़ती है या वो ऐसी चीज़ें ऐसे डिसीज़न लेता है जिसका कि उसने पहले फैसला नहीं किया था। तो इसी को डार्क पैटर्न्स कहते हैं। तो हमने डार्क पैटर्न्स का एक हैकाथॉन किया कि इसे कैसे रोका जाए, इसे कैसे थामा जाए, और इसके साथ-साथ हमने ये भी सुनिश्चित किया कि कुछ ऐसे टूल्स ग्राहकों के हाथ में होने चाहिए जिससे कि वो खुद अपनी रक्षा कर सकें। और जहाँ कहीं भी वेबसाइट में अगर उन्हें ऐसा मिले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप फ्लाइट का टिकट बुक करा रहे हैं और साथ ही में आपको इंश्योरेंस भी लेने के लिए कहा जाता है। हो सकता है आपके पास पहले से इंश्योरेंस हो और आप अब किसी इंश्योरेंस को लेना नहीं चाहते हो। अगर आप उसे स्किप करते हो या नो कहते हैं, तो आपको इस तरह का मैसेज आएगा कि येस आई विल रिस्क माय लाइफ। तो एक तरह से आपको गिल्ट के साथ रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अब गिल्ट में पड़ करके फिर इंश्योरेंस की सेवाएँ ले ले, जबकि हो सकता है कि वो उसका पहले से इंश्योरेंस कवर हो। तो ऐसी चीज़ों को कंज़्यूमर कैसे भाँप ले, कैसे वो सतर्क रहे, और इसके बारे में जब वो समझ ले कि डार्क पैटर्न्स अपनाए जा रहे हैं, तो उसकी शिकायत वो कैसे करे? तो इसी के लिए जागृति ऐप और जागो ऐप को आज लॉन्च किया गया। साथ ही साथ इसमें जागृति डैशबोर्ड भी है, जिससे हम ये पता कर सकेंगे कि कौन से वेबसाइट्स एक्चुअली डार्क पैटर्न्स को यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने आज ये भी एंश्योर किया है कि एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ई-कॉमर्स के द्वारा भी किया जाए। उनके द्वारा सेफ्टी प्लेज को वॉलंटरली साइन किया गया है, जिससे कि वो भी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाते हुए वो इंश्योर कर सकते हैं कि उनके ई-कॉमर्स साइट पे किसी भी हानिकारक या लॉ में प्रतिबंधित कोई ऐसी वस्तु का उसको बिक्री नहीं किया जाए। तो इस तरह से कंज़्यूमर के उनके जो राइट्स हैं, यस मैम। उनको सेफगार्ड किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। मैम, इस बार आपने जो थीम भी रखा है उसमें वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, इसे रखा हुआ है। इसमें शायद आप फोकस कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मेक कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्यूसल मोर एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट। बट इसमें एक बड़ा इशू जो आता है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में जहां इतना बड़ा डिजिटल डिवाइड है,
ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में तो इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है, तो वहाँ पर जो वर्चुअल हियरिंग्स हैं वो कैसे प्रोवाइड आप करेंगे, और उसमें एक आपके नज़रिए के हिसाब से वो जो डिजिटल कंज्यूमर जस्टिस सिस्टम है वो कैसे इन प्लेस आएगा जब इतना बड़ा डिजिटल डिवाइड है मैम? देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक इंटरनेट यूजर्स भी हैं। डेटा यूज करने वाले सबसे अधिक, मतलब विश्व में मैं समझती हूँ कि प्रथम 3-4 देशों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेटा यूज होता है। तो ये कहना कि एक डिजिटल डिवाइड है वो सही नहीं है। हम्म। दूसरा ये कि जो हमारे एक्सेस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी के माध्यम से कंज्यूमर निशुल्क रूप से बिना ज्यादा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए वो न्याय पा सकता है। तो हर चीज में जहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, मैं इसको बहुत इस नजरिए से भी देखती हूँ कि बहुत सारे मैटर्स तो प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही हम उसका निदान कर सकते हैं। जी। और इसीलिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पे जब शिकायतें आती हैं, तो जो पहले आती थी लगभग 60,000 हर महीने, वो अब बढ़ करके 1,20,000 तक शिकायतें आने लगी। यानी सालाना 12 लाख से भी अधिक शिकायतें आ रही हैं। जी। और हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स से इस तरह से सुसज्जित करेंगे कि किसी भी कंज्यूमर को अपनी शिकायत दर्ज करने में कम से कम समय लगे यस मैम, आई एम और सॉरी वो टू ज़्यादा से इंटरप्ट। ज़्यादा सटीक। यस मैम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मैम, बट मेरा जो सवाल था वो खास तौर से आजकल जो सबसे ज़्यादा ठगी का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो डार्क पैटर्न का हो रहा हो या जो परंपरागत जो ठगी के माध्यम रहे हैं, उनकी जो तादाद है वो एक तो गाँव में रहने वाले वो लोग जो बहुत ज़्यादा डिजिटल सैवी नहीं है, इंटरनेट सैवी नहीं है, नंबर वन। दूसरा, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस तरह की टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशंस के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैम सबसे वल्नरेबल क्योंकि वो वाला तबका है, और वही तबका सबसे कम कंप्यूटर सेवी या इंटरनेट या टेक्नोलॉजी सेवी भी है, तो वहाँ पर मैम आप कुछ फोकस होके क्या कुछ प्लान कर रहे हैं आगे? इसमें देखिए, अवेयरनेस के कारण बहुत सारे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स को न केवल उनके मामले सुलझाए गए, बल्कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको उनके पैसे भी वापस लौटाए गए। लेकिन ये साइबर फ्रॉड जो है वो एक दूसरी हेल्पलाइन है 1930। हम उन मसलों को देखते हैं जो सिविल नेचर के हैं, जो बहुत ही आम बोलचाल में जिसे कहा जाए रिप्लेसमेंट या रिफंड के मामले जो होते हैं, जो अपने दैनिक मतलब जीवन में जो हम क्रय विक्रय करते हैं, जी। उसमें उपभोक्ता को जो समझ आता है। करेक्ट। अब इसमें ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जो ऑनलाइन जो शिकायतें दर्ज हुई ई दाखिल के माध्यम से, न केवल उनमें इजाफा हुआ है, बल्कि ऑनलाइन जो मामलों का डिस्पोजल हुआ है वो भी तेजी से बढ़ा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जैसे भीड़ है, ग्वालियर है, ये सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि जिन्हें डेफिनिटली हम मेट्रोपॉलिटन नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर भी प्रयास करने से 100% ऐसे मामले ई दाखिल के माध्यम से लिए जा रहे हैं और उन्हें सुलझाया भी जा रहा है, और ये बहुत कम से कम समय में भी सुलझाया जा रहा है, ऑलराइट। जो कि फिजिकल रहने से उस हद तक एक जो प्रभावी तरीके से निपटारा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। ऑलराइट मैम, मैं अब मंच ओपन कर रहा हूँ हमारे दो बाकी जो विद्वान मेहमान हैं। गाई सर, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। भारत सरकार ने आज 2-3 बड़े इम्पॉर्टेंट डिजिटल स्टेप्स लिए हैं, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के से जुड़े हुए जो चिंताएं हैं, क्या आपको लग रहा है सर कि वो पूरी तरह से उनका निदान हो गया है, या कुछ चुनौती अभी जो बची हुई हैं उनके बारे में अगर आप जिक्र करना चाहें? इनफैक्ट मेरा ओपिनियन है कि जो समस्या कंज्यूमर की है वो कंज्यूमर कोर्ट से ज़्यादा बढ़ गई है। कितनी बार शिकायत करते कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को, तो उनका एक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में इतना पेंडेंसी है, अनट्रेन्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और मेंबर्स को अपॉइंट किए हैं
जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पता नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ये लॉकडाउन की बाद जो नए अपॉइंटमेंट्स है उसमें बहुत परेशानी है। कंज्यूमर्स एडजर्नमेंट से ज़्यादा परेशान हो जाता है और केसेस साल से साल चलते रहते हैं और निकाल नहीं आता है उनका। दूसरा है कि ये जो ई दाखिल है, जो आप इंटरनेट के लिए बोलते हैं, उनका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, वो कंपलसरी किया है, उससे समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई है। ऑप्शनल रखेंगे तो कंज्यूमर को चॉइस रहता है, ये कंपलसरी करके कंज्यूमर को स्कैनिंग करने का स्कैनर होना मांगता है, विदाउट दैट नहीं तो कोई वकील का सर्विसेज लेना पड़ता है, तो उससे कंज्यूमर का कॉस्ट बढ़ गया है। शिकायत छोटी छोटी चीज़ के लिए शिकायत करने का इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। कभी कभी केस फॉलोअप करने के लिए ज़्यादा खर्चा होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव है उनका कॉस्ट कम ही रहता है। तो ये जो सब पूरा सिनेरियो है, पेपर पे सब अच्छा दिखता है, लेकिन एक्चुअली जब अंबलबाजवनी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो तभी बहुत सारे परेशानियां हैं। और ऑल राइट सर, सो पेंडेंसी ऑफ द केसेस, एक तो पेंडेंसी ऑफ द केसेस के बारे में आपने बात की, और ई दाखिल में जो अभी जो दूसरी समस्याएं हैं उनका भी आपने जिक्र किया। मैं दोनों सवालों के जवाब लूंगा मैम से, लेकिन फिलहाल मैं प्रोफेसर मिश्रा के पास जाना चाहूंगा। प्रोफेसर मिश्रा सर, आपके कुछ इनपुट्स आज के दिन में। नहीं, मेरा केवल 3 चीज़ कहना है। हम कोई भी वस्तु या सेवा जब उपलब्ध करते हैं, हम उसके लिए भुगतान करते हैं, और जब भुगतान करते हैं जो हमको प्रॉमिस किया गया वो मिलना चाहिए, नंबर 1। और यदि नहीं मिला तो हमको पैसा वापस चाहिए, और यदि वो डिफेक्टिव है हमको डिफेक्ट फ्री चाहिए, और यदि हमारा क्षति हुआ है तो हमारा क्षति पूर्ति तुरंत होनी चाहिए। और हर एक चीज़ के लिए हम क्यों जाएंगे उस तंत्र में जहाँ पर, जैसे हमारे मित्र बताए कि जितना कीमत है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाए हमको समाधान प्राप्त करने के लिए, तो उस तंत्र का क्यों ज़रूरत है। मेरा ये कहना है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में इस ढंग का पैसा है जहाँ पर हम हेल्पलाइन 24 घंटे 365 डेज चला सकते हैं। हम क्यों नहीं 24 घंटे 365 डेज उस हेल्पलाइन को चलाएं। हर समय हमको उपलब्ध होनी चाहिए। यदि हमको रात को 12 बजे कोई धोखा दिया है तो हमको रात को 12 बजे हमको मदद चाहिए, हम दूसरे दिन तक वेट नहीं कर सकते। क्यों हम वेट करेंगे, हम पैसे दिए हैं। कंज्यूमर वेलफेयर फंड हमारा पैसा है, उपभोक्ताओं का पैसा है, उपभोक्ताओं की तरफ जाना चाहिए। और हम ये कहना चाह रहे हैं, सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिए हैं, टेक्नोलॉजी लाए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, एक सर्वेलेंस होनी चाहिए। कंज्यूमर क्यों शिकायत करेगा सरकार को कि आपका टेक्नोलॉजी नहीं काम कर रहा है। उनका सर्वेलेंस मैकेनिज्म रिपोर्ट करेगा सरकार को कि कहाँ कहाँ गैप्स है, उस गैप्स को कैसे हम फिल करेंगे। आज कोई रॉकेट साइंस नहीं है समाधान दिलाना लोगों को, लेकिन सरकार का जो कदम सरकार रेगुलरली ले रहे हैं, हम सराहनीय करते हैं कि वो जरूर और भी इम्प्रूव करें और भी लोगों तक सरलता लाएं। हमको चाहिए समाधान सरल उपाय से, आसानी से। ये नहीं कि आप हमको बताएं हमको क्या करना चाहिए, हम आपको बताएंगे हमको क्या करना चाहिए हमारा समाधान के लिए। हम उपभोक्ता हैं, हम पैसा दिए हैं। और जो आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि वो घुमा फिरा के हमको लोभित करके, हमको मिसलीड करके, डिसेप्टिव मैनर से हमको बेचते हैं, तो उनके ऊपर इतनी कड़ी दंड होनी चाहिए। सरकार ने एक भी बार, जब कानून में दिया हुआ है कि सरकार हमारे पक्ष में जा सकते हैं कोर्ट के सामने, सरकार क्यों नहीं जा रहे हैं हमारे पक्ष में। क्लास एक्शन लिटिगेशन हो सकता है, क्यों हम जाएंगे क्लास एक्शन लिटिगेशन करने के लिए। हमारे पास आज एक रेगुलेटर है, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उनको मैंडेट दिया गया है कि आप क्लास एक्शन लिटिगेशन कीजिए। क्यों नहीं वो कर रहे हैं, क्यों नहीं लोगों को दंडित कर रहे हैं इस ढंग से कि वो डर जाए इस कानून से, और दोबारा वो गलती ना करें। डार्क पैटर्न्स वगैरह आप गाइडलाइंस वगैरह निकाल के क्या फायदा है।
जबकि हमको फायदा नहीं मिल रहा उपभोक्ता बन के। ऑल राइट सर, हम पॉइंट पैसे टेकन। खर्चा कर रहे हैं। आप दोनों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं निधि मैम से इन जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम समाहित कर पाएँ शो के दौरान, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कंज्यूमर के जो बुनियादी हक हकूक़ के मुद्दे हैं जिनको उठाया गया है आज के शो में, उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज कंज्यूमर राइट्स डे है और उसी पर आज हम पूरी चर्चा कर रहे हैं अपने साथ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ कंज्यूमर मामलों की सेक्रेटरी निधि खरे मैम भी हैं, बिजॉन मिश्रा सर हमारे साथ हैं और जहांगीर गाय साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है। निधि मैम, आपके पास ही आ रहा हूं और जो ब्रेक से पहले जो सवालात पूछे और जो गाय सर ने जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखे कि एक तो पेंडेंसी ऑफ द केसेस, मतलब ओवरबर्डन्ड कंज्यूमर कोर्ट्स का ये जो इशू है ये पुराना है। हालांकि आप जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसके ज़रिए इनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, अफोर्डेबिलिटी ऑफ जस्टिस, ये एक्सेस टू जस्टिस फॉर पुअर, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मैम, इन दोनों चीज़ों पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूंगी कि विभाग के प्रयास के कारण मोर देन 100% डिस्पोजल ऑफ केसेस हो रहे हैं और लगातार जितने केसेस फाइल होते हैं उससे अधिक डिस्पोजल हो रहे हैं। तो ये कहना पूरी तरह से गलत है कि बहुत ज्यादा पेंडेंसी है। दूसरा ये है कि पहले जो पेंडेंसी रही है वो लार्जली इसलिए रही है क्योंकि वो पूरी तरह से फिजिकल फॉर्म में थी। अब इसी को हम पेंडेंसी को कैसे कम करें, और दूसरा जो नए मान लीजिए वाद जो दायर होते हैं उनको जल्द से जल्द हम कैसे उसका निपटारा करें, ये तभी संभव है जब हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करें। आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं जहां पर लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हियरिंग प्रारंभ कर दी है। इससे कंज्यूमर को जो आने जाने का खर्चा होता था वो कम हो रहा है। कंज्यूमर सीधे सीधे अपनी बात कह सकता है बिना एडवोकेट के उसके किसी फैसिलिटेशन के। तो एक तरह से इसे सरल भी बनाया जा रहा है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और अधिक रूप से इसमें पूरी तरह से आएगी तो आप देखेंगे कि इसमें जो निपटारा है उसकी दर भी बढ़ेगी और ये बहुत ही सरल हो जाएगा कंज्यूमर्स के लिए। हम लोग जल्दी ही एक ई जागृति करके एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन ई दाखिल से होगा और इसमें जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय में जो व्यवस्था होती है ठीक वैसी ही हम एनसीडीआरसी और स्टेट कंज्यूमर कमीशन में हम लागू कर रहे हैं और उसके बाद इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में भी इसको ले जाएंगे। मैम, तो ये तो एक मैम सॉरी टू इंटरप्ट मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल था क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं बीच बीच में इंटरवीन करूं। आपने बात करी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की, लेकिन घूम फिर के बात में वहीं आ जाती है। भारत एक ऐसी सोसाइटी है जो इतनी संवेदनशील है टेक्नोलॉजी को लेकर कि हमारे यहाँ डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले एक तरह का ऐसा है जी कि हाँ, देखिए इसमें जो डिजिटल अरेस्ट है जैसे मैंने आपको बताया वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं है। नहीं मैम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैम, मेरा आशय कुछ और है। मेरा आशय ये है कि भारतीय समाज और यहाँ के बाशिंदे जो इतने टैक्स सेवी नहीं हैं और उनको डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में आसानी से बहला फुसलाकर फांस लिया जाता है, वहाँ पर आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि एक व्यक्ति डिजिटल रूप से अपने शिकायतों के निवारण के लिए उस डिजिटल इकोसिस्टम के पाथ पर आगे बढ़ेगा? मेरा ये इसीलिए सवाल मैं है। आपको बताना चाह रही हूँ कि आप देखें जितने भी ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर भी मतलब टेक्नोलॉजी को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ई दाखिल पर लोग अपने वाद को दायर कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस पे वो हियरिंग में शामिल हो रहे हैं। तो एक नया पहलू है जिसमें कि लोग आश्वस्त हैं कि बिना उनके अधिक खर्चे के उनका केस जल्द से जल्द निपटान पे आ जाएगा। इसमें एडजर्नमेंट्स जो पहले एडवोकेट्स के माध्यम से लिए जाते थे वो भी कम हो रहे हैं क्योंकि अब
जो ग्राहक है वो रेडी है और जो ऑपोजिट पार्टी है वो भी रेडी है। तो इसमें मतलब भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसको जो सेफगार्ड्स इसके चाहिए वो Yes, ma'am. जरूर किए जाएंगे। मैं अगले अपने वर्ष- आखिरी दो रिमार्क्स के लिए मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन क्विक मेरा एक सवाल है। एक सवाल बार बार सरकार से ये भी पूछा जाता है कि आप जब इस तरह के केसेस आते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज पर आप उतना पेनल्टीज नहीं लगाते हैं जिससे एक डिटरेंस हो, एक भयादोहन हो, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी वो नज़ीर बन पाए। छोटे मोटे उन पर जुर्माना लगाकर उनको छोड़ दिया जाता है जो उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। तो एक नज़ीर पेश हो, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, नज़ीर तो पेश हो रही है। बहुत बड़ा जुर्माना लगा करके हम किसी का बयादोहन नहीं करना चाहते, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ये भी बात सही है कि कंपनीज में भी अब एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ उनकी भी मंशा आई है और लगातार जिस कंपनी के भी ऊपर बहुत अधिक कंप्लेंट्स आती हैं उन पर क्लास एक्शन लिया जाता है और आप देखते हैं ये कई मतलब अखबारों में सुर्खियां भी रहती हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक बैलेंस कंज्यूमर और जो बिजनेस है इनके बीच में बनाना होगा। जहां कहीं भी कोई गलती करता है, कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से धोखाधड़ी करता है या किसी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो भी रही है और की भी जाएगी। ऑल राइट मैम। गाय सर, कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे संक्षेप में सजेशन के लिए, आगे के लिए? एक ही सेंटेंस में, इम्प्लीमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट्स दिखाई देना मांगता है। अभी बम्बई जैसा शहर में 10 साल से 12 साल केसेस चलते हैं, तो ये क्या जस्टिस है? मेरा फ्रिज अगर बंद होगा तो 12 साल मैं रिप्लेसमेंट के लिए राह देखूँ? इतना पब्लिसिटी मीडिया का था कि ओला उबेर में ओवर चार्जिंग होता है, प्राइस सर्चिंग होता है, इतना पब्लिसिटी, अल्टीमेटली उसमें कुछ भी फर्क पड़ा है पब्लिक को? नहीं पड़ा है। तो द रिजल्ट्स मस्ट बी सीन टू बी अप्रिशिएटेड। इम्प्लीमेंटेशन और रिजल्ट्स दिखाई दे तब जाके शायद एक बात बने। प्रोफेसर मिश्रा सर, आपके सजेशंस? ये डिपार्टमेंट बना था उपभोक्ताओं के लिए, ये डिपार्टमेंट कॉमर्शियल लोगों के लिए नहीं बना था। ये डिपार्टमेंट का केवल ध्यान कंज्यूमर प्रोटेक्शन में होनी चाहिए। कंज्यूमर को कैसे हम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, वो उनका काम होना चाहिए। ये नहीं कि इंडस्ट्री से बात करें, उनको रेगुलरली कंज्यूमर से बात करनी चाहिए, कंज्यूमर का दर्द समझना चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बना था उस चीज के लिए। जब हम लोग ने 1986 में ये कानून लाया, इसलिए लाए क्योंकि कंज्यूमर को तुरंत राहत मिले, ये नहीं कि उनको कोर्ट जाना पड़े। कोर्ट जाने के लिए हम लोग कानून नहीं बनाए थे, राइट हम लोग कानून बनाए थे ताकि उनको तुरंत राहत मिले। Yes, और कमर्शियल एक्टिविटी वाले डरें। यस सर, यानी कि दो इंपॉर्टेंट चीज कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो और जो कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा हो। ये दो इंपॉर्टेंट सजेशन। आई एम श्योर कि हमारे पूरे शो के दौरान आपने बहुत सारे पहलू आज कंज्यूमर राइट से जुड़े हुए देखे होंगे, कुछ नए प्रश्न भी देखे होंगे और उनके लिए सरकार क्या कर रही है ये भी आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निधि मैम, आपने वक्त निकाला। हमेशा आप हमारे शो के लिए वक्त निकालते हैं कंज्यूमर के मुद्दों के लिए, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गाय सर, आप भी वक्त पर हमें अच्छे सजेशंस देते हैं। मिश्रा सर बहुत ही बेबाक जाने जाते हैं और आज आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। जागरूक रहिए, नमस्कार।